नमस्कार। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जो हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प और जटिल बनी हुई है। बिल्कुल। और हमारी नज़र खास तौर पर रहेगी 2026 के विधानसभा चुनावों पर। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत विश्लेषण है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बीजेपी की संभावनाओं को टटोल रही हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है कि 2024 के बाद अब क्या समीकरण बन रहे हैं। हाँ, तो ये जो पूरी बातचीत है, ये बंगाल 2026 एक बदलते राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी की संभावनाओं का विश्लेषण नाम की रिपोर्ट और कुछ और स्रोतों पर आधारित है। हम थोड़ा पीछे देखेंगे, 2021 चुनाव, फिर 2024 लोकसभा चुनाव, और वो कौन सी वजह है जो बंगाल के वोटर को प्रभावित करती हैं। जैसे पहचान का मुद्दा है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नेंस है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या मौके हैं, और हाँ, टीएमसी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। और जैसा आपने कहा, 2026 के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उन पर हम खास ध्यान देंगे। हाँ, भविष्यवाणियों वाला हिस्सा दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेचीदा तस्वीर को समझने की कोशिश। शुरुआत 2021 विधानसभा चुनाव से। बीजेपी के लिए आंकड़े तो कमाल के थे, सीधे 77 पर। हाँ, 77 सीटें और वोट शेयर भी 10% से बढ़कर 38% के ऊपर। जबरदस्त प्रचार हुआ, बड़े बड़े नेता आए, माहौल तो एकदम बना था कि बीजेपी शायद आ ही रही है। माहौल तो था, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। आंकड़े जितने प्रभावशाली थे, नतीजा उतना नहीं। अच्छा। हाँ, देखिए, कई लोग इसे बीजेपी की रणनीतिक हार मानते हैं। क्यों? क्योंकि टीएमसी सिर्फ सत्ता में वापस नहीं आई, बल्कि और मजबूत होकर आई। सीटें 211 से बढ़कर 215 हो गईं, वोट शेयर 45% से बढ़कर लगभग 48%। तो बीजेपी की जो बढ़त थी वो कहां से आई? वो ज्यादातर लेफ्ट और कांग्रेस के वोट थे, जो खिसक कर बीजेपी के पास आए। मतलब ये बीजेपी के अपने विजन के लिए कोई बहुत सकारात्मक वोट नहीं था, बल्कि विपक्ष की खाली जगह भरने जैसा था। और इसी चुनाव में वो बाहरी बनाम भीतरी वाला नैरेटिव, बाहरी लोग बनाम घोरे छिले, ये बहुत चला था। टीएमसी ने इसे खूब इस्तेमाल किया। हाँ, और बहुत कामयाबी से। बीजेपी नेताओं का हिंदी में भाषण देना, कोई मजबूत स्थानीय सीएम चेहराना होना, जय श्री राम के नारे का थोड़ा आक्रामक इस्तेमाल, इन सबको टीएमसी ने ऐसे पेश किया जैसे ये बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान पर हमला हो, और काउंटर में अपना जय बंगला नारा ले आए। तो ये कल्चरल डिवाइड, ये क्या बीजेपी के लिए बड़ी रुकावट बना? बिल्कुल, शायद सबसे बड़ी रुकावटों में से एक। टीएमसी ने इसे बंगाली पहचान बनाम एक बाहरी हिंदी भाषी सांस्कृतिक दबदबे की लड़ाई बना दिया, और ममता बनर्जी के कद का कोई स्थानीय चेहरा बीजेपी के पास नहीं था, तो ये डर और बढ़ गया कि कहीं दिल्ली से रिमोट कंट्रोल ना चले। और पहचान के अलावा वो कल्याणकारी योजनाएं, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, दुआरे सरकार और खासकर लक्ष्मी भंडार, इनका कितना असर रहा? अरे, उन्हें तो गेम चेंजर कहा गया, महज वादे नहीं थे वो। खासकर लक्ष्मी भंडार, जिसमें महिलाओं के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। हाँ, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। उसने मुख्यमंत्री के साथ लाखों परिवारों का, खासकर महिलाओं का, एक सीधा व्यक्तिगत रिश्ता बना दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक तरह की वफादारी थी। इसने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी एक ढाल का काम किया। अच्छा। हाँ, लोकनीति CSDS के सर्वे ने भी यही दिखाया कि महिलाओं ने, गरीब तबके की महिलाओं ने भारी संख्या में टीएमसी को वोट दिया। और बीजेपी की रणनीति का दूसरा पहलू था ध्रुवीकरण। सीए का जिक्र, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप, उसका क्या हुआ? वो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं उल्टी पड़ गई। एक ध्रुवीकरण पैराडॉक्स देखने को मिला। पैराडॉक्स? कैसे? ऐसे के बीजेपी की इस रणनीति ने राज्य की करीब 30% मुस्लिम आबादी को तो और मजबूती से टीएमसी के पीछे लामबंद कर दिया। उनका वोट शेयर 70% से बढ़कर 75% हो गया टीएमसी के लिए। ठीक है, ये तो अपेक्षित था शायद। हाँ, लेकिन चौंकाने वाली बात ये हुई कि ये रणनीति हिंदू वोटों को एकजुट नहीं कर पाई। उसी लोकनीति CSDS डेटा के हिसाब से बीजेपी का हिंदू वोट शेयर 2019 लोकसभा के 57% से घटकर 2021 विधानसभा में 50% रह गया। अरे! और टीएमसी का हिंदू वोट शेयर उसी दौरान 32% से बढ़कर 39% हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत सारे हिंदू वोटरों ने भी धार्मिक पहचान के बजाय शायद बंगाली पहचान या वेलफेयर स्कीम्स या ममता बनर्जी के नेतृत्व को ज्यादा महत्व दिया। बिल्कुल सही। यही वो जटिलता है बंगाल की राजनीति की।
और ऊपर से टीएमसी से आए नेताओं पर बीजेपी की बहुत ज्यादा निर्भरता और कोविड के बीच 8 फेज में चुनाव कराने का फैसला, इन सब ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। तो 2021 एक तरह से सीखने वाला चुनाव रहा बीजेपी के लिए। अब आते हैं 2024 लोकसभा चुनाव पर। यहां फिर बीजेपी को झटका लगा। सीटें 18 से घटकर 12 रह गईं। हाँ, और टीएमसी 22 से बढ़कर 29 पर पहुंच गई। वोट शेयर का अंतर भी बढ़ा। टीएमसी 45.76%, बीजेपी 38.73%। ये क्या दिखाता है? क्या बंगाल का वोटर अलग सोचता है लोकसभा और विधानसभा के लिए? बिल्कुल, ये उसी स्प्लिट टिकट वोटिंग पैटर्न की पुष्टि करता है। वोटर राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग सोच रखते हैं। मोदी फैक्टर राष्ट्रीय स्तर पर भले ही काम करे, लेकिन राज्य में ममता बनर्जी का नेतृत्व, स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय पहचान, ये ज्यादा भारी पड़ते हैं। और ये भी देखिए कि टीएमसी ने बीजेपी के 2019 वाले गढ़ों में भी सेंध लगा दी, जैसे नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, वहां भी सीटें वापस जीती। प्रधानमंत्री ने 20 से ज्यादा रैलियां की, उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। क्या इसमें बंगाल बीजेपी के अंदर की खींचतान भी वजह रही, जैसे शुभेंदु अधिकारी को आगे करने से पुराने नेताओं में नाराजगी? हाँ, ये एक अहम पहलू है। शुभेंदु अधिकारी को चेहरा बनाने से, मतलब पार्टी के पुराने नेता जैसे दिलीप घोष, जिन्हें अपनी जीती हुई सीट से हटा दिया गया और वो हार गए, उनमें नाराजगी तो दिखी, संगठन में वो एकता नहीं दिखी। अच्छा। और दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी से आए हैं, तो जब बीजेपी टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता था। लोग कहते थे कि आपके नेता भी तो वहीं से हैं। हाँ, ये बात भी है। और सीए का नोटिफिकेशन ठीक चुनाव से पहले आया, संदेश खाली का मुद्दा इतना उछला, इनका भी फायदा नहीं मिला बीजेपी को। सीए का नोटिफिकेशन शायद हिंदू शरणार्थियों, खासकर मतुआ समुदाय को उतना लामबंद नहीं कर पाया जितनी उम्मीद थी, बल्कि टीएमसी ने इसके खिलाफ जो अभियान चलाया, उससे मुस्लिम वोट और मजबूती से उनके साथ चले गए। और संदेश खाली, वहां तो बहुत गंभीर आरोप थे। हाँ, आरोप बेहद गंभीर थे, लेकिन उसके बावजूद टीएमसी ने बसीराहाट लोकसभा सीट, जिसमें संदेश खाली आता है, वो 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। ये तो हैरान करने वाली बात है। ये दिखाता है कि टीएमसी का जो वेलफेयर नेटवर्क है वो जमीन पर कितना मजबूत है। शायद लोगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय भ्रष्टाचार या अपराध के आरोपों से ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब थोड़ा बंगाल के वोटर के मन को और समझने की कोशिश करते हैं। ये पहचान की राजनीति का क्या चक्कर है? देखिए, बंगाल में पहचान की कम से कम 3 धाराएं हैं, तो एक साथ चल रही हैं। पहली जाहिर है बंगाली उपराष्ट्रवाद या बंगाली अस्मिता। टीएमसी ने इसे अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है, खुद को उसका रक्षक बताया है और बीजेपी को बाहरी कहा है। और ये कामयाब भी रहा है। बिल्कुल। दूसरी धारा बीजेपी की है हिंदू राष्ट्रवाद। इसमें वो मुद्दे उठाते हैं जैसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, अवैध घुसपैठ वगैरह। और तीसरी धारा जो अब ज्यादा दिख रही है वो है जाति आधारित पहचान, जो पहले लेफ्ट के जमाने में दबी हुई थी, वो अब उभर रही है। बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, जैसे राजवंशी, मथुआ, आदिवासी समुदायों में पैठ बनाकर। तो ये तीनों आपस में टकरा रही हैं। हाँ, एक त्रिकोणीय खिंचतान है। टीएमसी बंगाली पहचान को सबसे ऊपर रखना चाहती है, बीजेपी हिंदू पहचान को, और जातिगत आंदोलन इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं। 2026 में वही जीतेगा जो सबसे कारगर मास्टर नैरेटिव बना पाएगा। लेकिन ये हिंदू वोट एकजुट क्यों नहीं हो पाता बीजेपी के लिए बंगाल में? 2021 में भी हमने देखा वोट शेयर गिरा। कई कारण हैं। एक तो लेफ्ट के जमाने की सेक्युलर राजनीति का असर अभी भी है। दूसरा वो बाहरी बनाम भीतरी वाला कल्चरल डिवाइड। बहुत से बंगाली हिंदू, खासकर भद्र लोग, अपनी भाषा संस्कृति को बीजेपी के हिंदी केंद्रित हिंदुत्व पर तरजीह देते हैं। और तीसरा, हिंदू समाज के अंदर भी जाति के आधार पर बंटवारा है। बीजेपी कुछ SC/ST ग्रुप को साथ लाती है तो शायद दूसरी जातियां दूर हो जाती हैं। हाँ, बंटवारे की यादें कुछ शरणार्थी ग्रुप को बीजेपी की तरफ खींचती हैं, पर वो सबके लिए सच नहीं है। और फिर है मुस्लिम वोट। 30% आबादी, 100-120 सीटों पर असर और 75% टीएमसी के साथ। ये तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दीवार है। निश्चित रूप से, गणितीय रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है। और लेफ्ट कांग्रेस के कमजोर होने से लड़ाई सीधी टीएमसी बनाम बीजेपी हो गई है। इससे क्या हुआ कि आर्थिक मुद्दे पीछे चले गए और पहचान और वेलफेयर स्कीम्स आगे आ गईं, जो टीएमसी का गढ़ है। सही बात है। तो अब आते हैं 2026 की रणनीतिक बिसात पर। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? रिपोर्ट्स में पार्टी के अंदर गुटबाजी की बात बहुत आती है, पुराने और नए नेताओं के बीच। हाँ, ये गुटबाजी जमीनी हकीकत है और संगठन को कमजोर करती है। दूसरा, नेतृत्व का संकट।
ममता बनर्जी के मुकाबले का कोई लोकप्रिय बंगाली चेहरा अभी भी नहीं है। अभी समीक भट्टाचार्य को अध्यक्ष बनाया है, वो तो थोड़ी अलग छवि के हैं। हाँ, समीक भट्टाचार्य पढ़े लिखे, नरमपंथी, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। शायद ये शहरी भद्रलोक को लुभाने की कोशिश है, लेकिन उनका स्टाइल शुवेंदु अधिकारी के आक्रामक स्टाइल से बहुत अलग है। पार्टी इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाएगी, ये देखना होगा। और टीएमसी के वेलफेयर मॉडल का क्या तोड़ निकालेगी बीजेपी? सिर्फ ज्यादा पैसे का वादा काफी होगा? मुश्किल है। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, एक रिश्ते की बात है। बीजेपी को कुछ ज्यादा क्रेडिबल और भावनात्मक विकल्प देना होगा। उधर टीएमसी ममता और अभिषेक बैनर्जी के डूल लीडरशिप के साथ मजबूत दिख रही है। ममता जननेता, अभिषेक ऑर्गेनाइजर, और 2024 की जीत के बाद वो एकला चलो भी कह रहे हैं। हाँ, ये मॉडल अभी तक उनके लिए काम कर रहा है। हालांकि उनकी भी कमजोरियां हैं। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एसएससी स्कैम जैसे, राजनीतिक हिंसा के मुद्दे हैं। लेकिन वो इन्हें केंद्र की बदले की राजनीति बताकर काउंटर कर देते हैं। बिल्कुल, वो नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे हैं कि केंद्र बंगाल को फंड रोककर परेशान कर रहा है। और अब वो एक्स फैक्टर, वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, ये क्या चीज है और इसका क्या असर हो सकता है? ये आप कह सकते हैं 2026 से पहले का सबसे बड़ा और विस्फोटक मुद्दा बन सकता है। ये सिर्फ रूटीन अपडेट नहीं है, इसे एक तरह से पूरी लिस्ट नए सिरे से बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मकसद क्या बताया जा रहा है? घोषित मकसद तो है गलतियां सुधारना, डुप्लीकेट नाम हटाना और कथित अवैध विदेशी आप्रवासियों को हटाना। लेकिन विपक्ष, खासकर टीएमसी, हाँ, वो क्या कह रहे हैं? वो इसे वोटर लिस्ट में हेरफेर करने और अल्पसंख्यकों और उन बंगालियों जिनके पास पुराने कागजात नहीं हैं, जैसे शरणार्थी, को वोटिंग राइट से वंचित करने की साजिश बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पिछले दरवाजे से एनआरसी है। तो ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, सीए तो फिर भी थोड़ा अमूर्त था, लेकिन एसआईआर हर वोटर के वोट डालने के अधिकार से सीधे जुड़ता है। डर है कि नाम न कट जाए। टीएमसी से बंगाली अस्मिता और नागरिक अधिकारों पर हमले की तरह पेश कर रही है। ये 2026 की लड़ाई का मुख्य मैदान बन सकता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। 2026 के लिए क्या लगता है, क्या भविष्यवाणियां हैं, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो भी हमने बात की उसके आधार पर कुछ परिदृश्य यानी सिनेरियो बनते हैं। हाँ, क्या हो सकता है? पहला परिदृश्य, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, टीएमसी आराम से बहुमत लेकर चौथी बार सरकार बना लेगी, शायद 2/3 के आसपास, जैसा वो दावा कर रहे हैं। इसके लिए क्या शर्तें होंगी? शर्तें वही हैं, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं चलती रहें, ममता बनर्जी की लोकप्रियता बनी रहे, बीजेपी की गुटबाजी जारी रहे, और एसआईआर वाला मुद्दा बीजेपी के खिलाफ चला जाए, और लेफ्ट कांग्रेस थोड़ा वोट काटे हैं तो बीजेपी को ही नुकसान होगा। ठीक है, और दूसरा परिदृश्य? दूसरा परिदृश्य, जिसकी संभावना कम है पर खारिज नहीं कर सकते, बीजेपी एक तगड़ी चुनौती पेश करे, मतलब 2021 की 77 सीटों से आगे निकले। नतीजा कड़ा मुकाबला, त्रिशंकु विधानसभा, या शायद बीजेपी का पतला बहुमत भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए तो बीजेपी को बहुत कुछ करना होगा। बहुत कुछ। अंदर की लड़ाई खत्म करनी होगी, एक मजबूत बंगाली चेहरा लाना होगा, टीएमसी के वेलफेयर मॉडल में कोई बड़ी सेंध लगे, जैसे कोई बड़ा स्कैंडल या आर्थिक संकट, और एसआईआर प्रक्रिया बिना विवाद के बीजेपी के हक में वोटर डेमोग्राफी बदल दे, जो बहुत मुश्किल लगता है, और सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं, विकास का कोई ठोस नैरेटिव देना होगा। तो बीजेपी के लिए जीत का रास्ता क्या है, अगर है तो? देखिए, शायद पूरे राज्य में पॉपुलर वोट जीतना बहुत मुश्किल है टीएमसी के वोट बैंक को देखते हुए। तो रास्ता होगा बहुत सटीक, सीट दर सीट रणनीति का। मतलब जहां मुस्लिम आबादी कम है वहां हिंदू वोट को मैक्सिमाइज करना, जो मार्जिनल सीटें हैं वहां खास SC/ST ग्रुप में पैठ बनाना, और अगर एसआईआर से कुछ फायदा मिले तो उसका जमीनी स्तर पर फायदा उठाना। 2026 की लड़ाई शायद बड़े नैरेटिव से ज्यादा बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और माइक्रो टारगेटिंग की होगी, और एसआईआर इसमें सबसे अहम और विवादित मुद्दा होगा। तो कुल मिलाके आपकी भविष्यवाणी क्या है? देखिए, भविष्यवाणी करना हमेशा जोखिम भरा होता है, लेकिन मौजूदा रुझानों और विश्लेषण के आधार पर सबसे संभावित नतीजा यही लगता है कि टीएमसी सत्ता में वापस आएगी। बीजेपी मुख्य विपक्ष बने रहेगी, पर 77 सीटों का आंकड़ा पार करना भी उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। इसके पीछे मुख्य वजह क्या मान रहे हैं आप? वजह वही है जो हमने डिस्कस की। टीएमसी के 3 पिलर, ममता की लोकप्रियता, वेलफेयर स्कीम्स, बंगाली पहचान, ये बहुत मजबूत हैं। बीजेपी की अंदरूनी कलह और लीडरशिप की कमी, हिंदू वोट का पूरी तरह एकजुट न हो पाना, मुस्लिम वोट का टीएमसी के साथ जाना, और 2024 ने दिखाया कि राज्य के चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहते हैं जहां टीएमसी को बढ़त है। और सीआईआर प्रक्रिया पर आपकी खास भविष्यवाणी, वो क्या गुल खिला सकती है?
हाँ, CIR सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। बीजेपी को उम्मीद होगी कि इससे फायदा हो, पर मेरा मानना है कि इसका राजनीतिक नतीजा शायद टीएमसी के पक्ष में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टीएमसी इसे जिस तरह बंगाली अधिकारों पर हमला और बैकडोर एनआरसी बता रही है, वो नैरेटिव बहुत पावरफुल है। ये न सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि उन बंगाली हिंदुओं को भी बीजेपी के खिलाफ कर सकता है जिन्हें कागजात की चिंता है। तो भविष्यवाणी ये है कि एसआरएआर मेन मुद्दा बनेगा, जिससे टीएमसी को बंगाली हितों के रक्षक के तौर पर अपनी छवि मजबूत करने का और मौका मिलेगा और बीजेपी और ज्यादा भारी नजर आएगी। इससे जो राजनीतिक माहौल बनेगा वो शायद एसआरएआर से मिलने वाले किसी भी गणितीय फायदे पर भारी पड़ेगा। तो संक्षेप में कहें तो टीएमसी अपनी ताकत, वेलफेयर, ममता बनर्जी का चेहरा और बंगाली पहचान के दम पर मजबूत दिख रही है, और बीजेपी अंदरूनी लड़ाई, चेहरे की कमी और सांस्कृतिक जुड़ाव की मुश्किलों से जूझ रही है। बिल्कुल सही सारांश है। मौजूदा हालात में तो पड़ला टीएमसी का ही भारी लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ये एसआरएआर वाला मामला, जैसा हमने कहा, एक बड़ा अननोन फैक्टर है। आने वाले वक्त में इसी के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सियासी घमासान देखने को मिलेगा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये जो राजनीतिक लड़ाई इतनी तेज हो रही है, खासकर एसआईआर जैसे मुद्दों पर जो सीधे पहचान और नागरिकता से जुड़े हैं, ये वोटरों की सोच और वफादारी को इस तरह बदल दे जिसकी किसी पार्टी ने उम्मीद ना की हो? क्या इस ध्रुवीकरण से कोई बिल्कुल नया समीकरण बन सकता है, या फिर वोटर इन सबसे थककर उदासीन हो जाएगा? इस पर सोचते रहिएगा। आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।